हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तो इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है अनुज नागर और करंटली मैं टीजीटी नेचुरल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में। और इसके अलावा मैं कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूँ। एच टेट हो गया, सी टेट हो गया और डी ट्रिपल एस भी तो है ही, और साथ ही एनवीएस का टीजीटी पीजीटी ये सब एग्जाम गाइस मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। तो गाइस देखिए, मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की। ये क्लास हम कोशिश करेंगे कि डेली एक क्लास रहेगी और हम करंट अफेयर्स करेंगे टीचिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, ना हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। हम कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, हमें क्लियरली पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, तो उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम डिस्कस किया करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं करंट अफेयर्स डिटेल में तो आप किसी और चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पर मुश्किल से 10-15 मिनट की क्लास होगी और उसी में आपको डेली करंट अफेयर्स कराए जाएंगे। तो गैस चलिए शुरू करते हैं, आज की इस पहली क्लास का करते हैं आगाज। तो 14 सितंबर का दिन है और 2025 का साल है और शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ है महिलाओं के बारे में। तो वुमेन फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए पहली न्यूज़ भी हमारी लेडीज़ के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तिरुपति में। तो गैस वुमेन एम्पावरमेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज आए और उन्होंने आपस में बातचीत की कि किस तरह वुमेन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनके स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी गई है 14 और 15 सितंबर को। कहाँ पर? तिरुपति में। गाइस ये नाम आपको याद रखना है, हाईलाइट कर लीजिए इस नाम को और साथ साथ आप नोट्स बनाते चले तो और भी बेहतर होगा। कीवर्ड्स के रूप में जैसे आपने ये हेडिंग नोट करी, इस हेडिंग के नीचे आप लिखिए तिरुपति, और ये एग्जैक्ट डेट से याद रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है सितंबर में ये कॉन्फ्रेंस हुई। और इसमें क्या फोकस था कि जो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव कमिटीज़ हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किस तरह काम कर रही हैं। और इसमें जो कुछ मुख्य डिग्निटरीज शामिल थे वो थे भाई लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी। आप कृपया इनका नाम याद रखें क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली ऐसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं करंट अफेयर से। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे, बिल्कुल, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही तिरुपति में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तो चंद्रबाबू नायडू जी भी वहाँ पर मौजूद थे। और राज्यसभा के जो हमारे डिप्टी चेयरमैन, उनका नाम आप याद रखें, हरिवंश सिंह। गाइज ये पर्सन्स इन न्यूज़ हैं तो इनको एज इट इज़ आप याद रखें। चेयरपर्सन्स ऑफ द स्टेट वुमेन कमीशन एंड एमएलएज, ये सब लोग भी मौजूद थे। सिग्निफिकेंस क्या था? वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी एंड एजुकेशन, फोकस ऑन हाउ कमिटीज कैन मॉनिटर एंश्योर द जेंडर सेंसिटिव। तो वही सब की भाई फीमेल्स को किस तरह हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस का जो है इंतजाम किया गया था। आगे चलते हैं गाइस, अगली न्यूज़ है। देखिए, चंडीगढ़ में कोई सीएम नहीं होता क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी इस टाइप की जहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद नहीं है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ पर, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है अपने मेयर या अपने रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से। तो मेयर वहाँ के आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं, जिन्हें हमारे स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम या डीसी कहा जाता है, वो वहाँ पर मेयर का काम करते हैं। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को ब्रिक्स की एक फोरम में जो हेल्ड हुई मॉस्को में। ये एक समिट हुई और इस समिट का नाम था भाई ब्रिक्स अर्बन फ्यूचर फोरम। ये मॉस्को में हुई, मॉस्को मतलब रशिया गाइस, रशिया में ये हुई। 17 और 18 को मतलब होने वाली है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ब्राज़ील, रशिया और इंडिया, और सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो मोस्टली बनाया गया है इकोनॉमिक मुद्दों पर बात करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कभी कभी सिक्योरिटी डायलॉग्स भी कर लेते हैं और इनके कॉमन इंटरेस्ट जो रहते हैं उन पर बातें की जाती हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना कर सकें। और इस मीटिंग की जो थीम थी, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द सिटी, द स्पेस ऑफ द फ्यूचर। अब देखिए, चंडीगढ़ ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, चंडीगढ़ के मेयर ने, क्योंकि आप थीम देखिए, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द सिटी, यानी स्मार्ट सिटीज से रिलेटेड ये कोई मीटिंग हुई है। तो हमारे देश में चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जो फर्स्ट प्लैंड सिटी है। और कभी आप चंडीगढ़ गए होंगे कोई, मैं तो बहुत गया हूँ भाई, मेरे मामा जी वहाँ रहते हैं चंडीगढ़ में, तो उनके घर हम खूब जाते थे, घुमाते थे वो हमें। और चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, एक बार आप वहाँ चले गए मन नहीं करेगा वहाँ से वापस आ जाएं, इतना
इतना ज़बरदस्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस, डेवलपमेंट हर जगह होता है इंडिया में, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर कोई एग्जांपल मुझे आज तक दिखाई दिया, एक तो अहमदाबाद और एक चंडीगढ़, बहुत अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पर है। और वहाँ बड़ी शूटिंग भी होती है, पंजाबी गाने तो बहुत वहाँ बनते हैं, एवे जी नी चंडीगढ़ लगदा दिल चंडीगढ़ वालिया ने लाए होया, इस तरह कई गाने वहाँ बनते हैं। तो चंडीगढ़ ने इसीलिए रिप्रेजेंट किया इंडिया को, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि चंडीगढ़ एक ऐसा मॉडल है जो स्मार्ट सिटीज के नाम पर हमारे लिए एक टॉर्च बियरर का काम करता है, जिसने मशाल थाम रखी है स्मार्ट सिटीज की। आगे चलते हैं गाइस, हाइब्रिड इकोनॉमीज की बात की गई यहाँ पर कि सिटीज में किस तरह हाइब्रिड इकोनॉमी चलाई जाए, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तैयारी करें टीचिंग एग्जाम की, नोट फॉर यूपीएससी, कभी करेंगे तो डिटेल में भी जाएंगे। रोल ऑफ टेक इन अर्बन प्लानिंग, वे टेक्नोलॉजी का किस तरह प्लानिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम रह सकता है। चंडीगढ़ को एक मॉडल स्मार्ट सिटी के रूप में दिखाया गया वहां पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। और क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया की जो पोजीशन है अर्बन डेवलपमेंट मॉडल में, वो ग्लोबली अब स्थापित होती जा रही है। इंडिया काफी सारी स्मार्ट सिटीज को डेवलप कर रहा है, तो उस तरह चंडीगढ़ को वहां पर रिप्रेजेंट किया गया। वुमेन लीडरशिप फॉर इंडिया रिप्रेजेंटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज, तो वहां पर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का, वो दिखाने के लिए इनको भी चुना गया। देखिए दो कारण थे चंडीगढ़ को चुनने के, एक तो चंडीगढ़ के जो मेयर हैं वो हैं एक फीमेल, हरप्रीत कौर बाबला। और जब भी आपको किसी भी करंट अफेयर्स में किसी फीमेल का नाम दिख जाए तो आप समझ लीजिए वहां से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे पूरे हैं। कोई पहली फीमेल किसी बोर्ड की, किसी कमीशन की चेयरमैन बनी हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी इंटरनेशनल फोरम की या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन या प्रेसिडेंट बनी हो, कोई फीमेल है वो, तो उनका नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अब देखिए ब्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है एक फीमेल ने इंडिया की तरफ से, तो इनका नाम अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरप्रीत कौर बाबला। तो इन्होंने वुमेन लीडरशिप को भी वहां पर दिखाया। आगे चलते हैं गाइस, हिंदी दिवस 2025 की बात करते हैं भाई। हिंदी दिवस, जो हिंदी के टीचर है कमेंट्स में लिखो, मैं हिंदी का टीचर बनने जा रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT हिंदी या KVS NVS, जिसकी भी आप हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। काइंडली शो योर लव इन कमेंट्स। और 14 सितंबर के दिन बनाया जाता है हिंदी दिवस। ये दिन, ये ही डेट क्यों चुनी गई? 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। गाइज यहाँ पर एक बात आप बिल्कुल याद रखेंगे, मेरा फ़ोन बीच बीच में बज रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसको मैं अभी साइलेंट कर देता हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो। जी लीजिए, साइलेंट हो गया। तो गाइज इसी डेट को क्यों चुना गया? 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। और आपके लिए जानना बिल्कुल ज़रूरी है, इंडिया की कोई भी मातृभाषा या मदर टंग इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया की कोई भी मदर टंग नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भाई 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उन सबको यूज किया जा सकता है ऑफिशियली। हिंदी को यूज किया जा सकता है, मेजरली हिंदी और इंग्लिश ही यूज की जाती है इंडिया में। अब देखिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी और इंग्लिश को ही ज्यादातर यूज करती है, ज्यादातर इंग्लिश ही यूज करती है, तो ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा स्टेट वाइज ये देखा जाता है कि भाई किस स्टेट में ज्यादातर लोगों को किस लैंग्वेज की समझ है, फिर उस लैंग्वेज को भी उस स्टेट के लिए ऑफिशियली यूज किया जा सकता है। जैसे हरियाणा का मैं एग्जांपल लूँ तो हरियाणा की कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हरियाणवी एक डायलेक्ट है, एक बोली है, वो कोई भाषा नहीं है, तो इसलिए हरियाणा में हिंदी और इंग्लिश ही चलती है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी हिंदी चलती है, लेकिन अगर आप जाएंगे हमारे सदर्न स्टेट्स में जैसे कर्नाटका या केरला या तमिलनाडु, वहाँ पर उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे मराठी, कन्नड़, तेलुगु ये सब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तमिल बोली जाती है, तो वो लिखना भी उसी में पसंद करते हैं। तो इस दिन को क्यों चुना गया हिंदी दिवस के लिए? क्योंकि 1949 14 सितंबर 1949 के दिन, देखिए 1949 में ही हमारे संविधान का कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 जब था, तब हमारे संविधान का कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया था और पूरी तरह संविधान फोर्स में आया 26 जनवरी 2000 बोल रहा हूँ, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा भी, 1950। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान एनफोर्स हुआ पूरी तरह से और हमें गणराज्य के रूप में घोषित हुए। तो इसलिए 1949 का सिग्निफिकेंस ध्यान रखते हुए कि भाई 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था, इसलिए हिंदी को हिंदी दिवस बनाया जाने लगा। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं भाई, यूनिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी की यहाँ पर बात की जाती है। एनकरेजेस हिंदी इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, ये सब तो छोटी मोटी बातें गाइस। गवर्नमेंट इवेंट, स्कूल, कॉलेज, इन सब में भी हिंदी में जो स्लोगन राइटिंग, स्पीच वगैरह कराई जाती है। और डिबेट एंगल, बैलेंस बिटवीन हिंदी एंड रिस्पेक्टिंग लिंग्विस्टिक डायलेक्ट। आगे भाई डिबेट किस बात पर चल रही है, देखिए डिबेट चल रही है खासकर हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं, हमारे जो सदर्न स्टेट्स है गाइस, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस बारे में डिबेट होती है। देखिए साउथ के जो हमारे स्टेट्स हैं, सिर्फ साउथ नहीं, नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और हमारे जो साउथ के स्टेट्स हैं, उनमें हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है। और गाँव गाँव में जाकर देखेंगे तो गाँव गाँव में अलग अलग लैंग्वेज है, तो इसलिए सबको हिंदी सिखा देना इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, वो उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो इस बारे में डिबेट चलती रहती है कि भाई हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। हालांकि जब आप स्कूल में आ जाएंगे तो आप भी हिंदी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। खैर नॉर्थ इंडिया में तो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है बड़े धूमधाम से दिवस मनाया भी जाता है। तो ये सब पॉलिटिकल बातें गाइस, हमें कुछ लेना देना नहीं, आगे चलते हैं। इंडियाज इमेज एंड टूरिज्म कंसर्न्स, तो यहाँ पर क्या भाई, शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। शशि थरूर कांग्रेस के एक पूर्व एमपी रहे हैं, एक पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, और इनको बड़ा जाना माना जाता है। जो लोग करंट अफेयर्स की दुनिया में नए नए आए हैं वो शायद इनको ना जानते हो। इनको भारत में इंग्लिश का देवता समझा जाता है, क्योंकि ये बात है भाई, जब इंडिया में जो इंटरनेट बूम आया था, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, कब की बात कर रहे हैं हम, 2013-14 के आसपास जब इंटरनेट बूम आना शुरू हुआ, उस टाइम पर शशि थरूर जी के काफ़ी सारे मीम्स वायरल होते थे कि शशि थरूर ने एक नया शब्द बोल दिया, उसके पीछे रिसर्च हो रही है, ऐसे ऐसे करके कई सारे मीम्स बनते थे और आज तक बनते हैं। क्योंकि आप इनकी वोकेबलरी देखेंगे, जब ये बोलते हैं शब्दों के साथ इनको बड़ा अच्छे से खेलना आता है। एक शब्द कभी रिपीट नहीं करेंगे, हर लाइन में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा और बड़ी इफेक्टिव इनकी स्पीच रहती है। इन्होंने काफ़ी सारी स्पीच दी हैं ब्रिटेन में जाकर, और ब्रिटेन में जाकर इतने अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। बहुत बार आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर इनकी कई सारी स्पीच, आप देखना कितनी ज़बरदस्त दक्षता है इनकी अपनी लैंग्वेज पर, बड़ी ज़बरदस्त पकड़ है गाइस इनकी। और शशि थरूर जी एक पूर्व IFS ऑफिसर भी रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में इन्होंने काम किया है। स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने, तो इन्होंने कहा इंडिया इज सीन एज अनसेफ फॉर वुमेन ग्लोबली। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है कि वुमेन के लिए सेफ नहीं है। अब इसका कारण क्या है, कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक कोरियन हमारे पास टूरिस्ट आई, फीमेल कोरियन टूरिस्ट, वो शायद व्लॉगर भी थी, यूट्यूब पर वीडियोस बनाती थी। तो किसी बंदे ने उनको ऐसे बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर उनके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की उन्होंने कोशिश की, कुछ क्राइम करने की उन्होंने कोशिश की। तो इस वजह से भी इंडिया का नाम हाईलाइट हुआ। और उससे पहले ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ चुकी है गाइस, बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है। देखिए आप जब टीचर बन जाएंगे तो आप भी अपने बच्चों को टूर पर लेकर जाएंगे। खासकर दिल्ली में तो ये सिस्टम है, हर साल 2 लोकल टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और दिल्ली के लोकल टूर का मतलब है कि आप हर एक हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो मैं जब भी बच्चों के साथ जाता हूँ, मैं सभी बच्चों को पहले ही समझा देता हूँ, देखिए आपको यहाँ जो भी ऐसा इंसान दिखे गोरी चमड़ी वाला, जिसे आप अंग्रेज बोले या हमसे जो अलग दिखे, रेशियली हमसे जो भी अलग दिखे, आपको पहली चीज़ तो उनके पीछे नहीं पड़ना, उनका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना। वो भी इंसान ही है और उन्हें इंसान की नज़र से ही देखिए। अगर वो खुद इंटरेस्ट लेते हैं आपसे बात करने में तो मोस्ट वेलकम, आप उनका वेलकम करिए, आप उनसे बात करिए, उनके साथ फ़ोटो करवाइए। लेकिन आप उनको फोर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी कि आइए हम आपके साथ फ़ोटो लेना चाहते हैं, या सर 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 करके पीछे पड़ जाते हैं। दिस इज़ वेरी बैड। इससे इंडिया की इमेज कोई अच्छी नहीं बनती है। उनको लगता है कि पता नहीं क्यों हमें इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, हम तो सिंपल वहाँ घूमने जा रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, हम चले जाएं यहाँ पर, मान लीजिए शिमला हम घूमने चले जाएं और शिमला में लोग हमारे पीछे पड़ जाएं बिना बात के, सर 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 प्लीज़ फ़ोटो, सर सर प्लीज़ फ़ोटो। देखिए हम वहाँ गए हैं,
अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढने। हम गए हैं टूर पर अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढने और लोग हमारे पड़ रहे हैं पीछे, तो वो पीस ऑफ माइंड वहीं डिस्टर्ब हो जाता है। डर भी लगता है, आप एक दूसरे देश में घूमने आए हैं तो डर भी लगता है। और जब वुमेन के बारे में ऐसी बातें सामने आती हैं तो और ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, और इससे इंडिया की नेगेटिव इमेज बनी है टूरिज्म इंडस्ट्री में। और वुमेन सेफ्टी के काफ़ी सारे सवाल उठाए गए हैं। इंक्लूसिविटी इन टूरिज्म सेक्टर की बात की गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर फीमेल्स एज एम्प्लॉयज़ काम करने में खतरा समझती हैं, ऐसा कुछ उनके द्वारा बोला गया। नीड फॉर बेटर लॉ एनफोर्समेंट, बिल्कुल सही कि जो लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिसिंग का जो काम है, उसे और बेटर तरीके से किया जाना चाहिए ताकि कल्चरल एक्सचेंज हो सके। और टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट हर साल आते हैं और बहुत मेजर बूस्ट मिलता है इंडियन इकोनॉमी को टूरिस्ट के आने से। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेसेस को डेवलप भी कर रहा है धीरे धीरे, और इससे इंडिया की इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और इससे ग्लोबल इमेज जो है इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर वो काफ़ी ख़राब हुई है। देखिए इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं रहा अब। पहले इंडिया की कोई खास वैल्यू नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपने वो मीम भी देखा होगा आजकल जो चल रहा है, पहले अमेरिका बोलता था तू कौन है, अब हम बोलते हैं तू कौन है बे। ये मीम आपने देखा होगा और ये बात कहीं ना कहीं सच है। अब इंडिया अपना स्टैंड बड़े फर्म तरीके से ले रहा है। हम डिपेंडेंट नहीं है किसी और देश पर, हम अपने हथियार खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बस थोड़ा ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी अभी वीक है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो इंडिया की इमेज इंटरनेशनली ख़राब ना हो, इसलिए वुमेन को टूरिज्म में सेफ्टी फील होना बड़ा ज़रूरी है। आगे भाई पीएम मोदी जी के बारे में, पीएम मोदी 5 स्टेट टूर, 5 स्टेट्स की यात्रा पर निकले हैं पीएम मोदी जी। ये बड़ा घूमते रहते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है घूमने में। और गाइज मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना है तो जितना हो सके घूमिए। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इतना अलाउ नहीं किया कि मैं बाहर घूमने जाऊँ। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे पापा पहले आर्मी में थे तो उनके साथ मैं आगरा गया हूँ, और आगरा के अलावा मैं दिल्ली अभी क्योंकि दिल्ली में तो जॉब ही कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत घूमा। उसके अलावा मैं रहा हूँ हरियाणा में मेजरली, और वहीं पर थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया है। राजस्थान रहा हूँ कुछ टाइम के लिए जोधपुर में, तो उसे मैंने एक्सप्लोर किया, बचपन की बात है ये। इसके अलावा मैं कहीं नहीं घुमा हुआ है आज तक। हाँ, अहमदाबाद हमारे डिपार्टमेंट ने ही अहमदाबाद भेजा था तो वहाँ मैं गया, ठीक है। इसके अलावा मैं कहीं नहीं घुमा हूँ। लेकिन पीएम मोदी जी बड़ा घूमते हैं, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ की यात्रा पर ये निकले हैं, 5 स्टेट्स की यात्रा पर। और इनोग्रेशन करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स का जो 71,000 करोड़। अब ये डेटा याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है गाइस, कुछ ऐसे डेटा दुनिया भर के आएंगे, हम क्या क्या याद रख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेटाज होंगे हमारे लिए वो क्या होंगे, जब नया बजट आएगा उसमें एजुकेशन के लिए कितना बजट दिया गया है, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति के लिए कुछ खास अलग से बजट एलोकेट किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब है बैरी बारे सिरांग रेलवे लाइन को जो है ओपन किया गया और उसे इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये रेलवे लाइन मिजोरम की जो कैपिटल है एजोल, उसको पहली बार रेल से कनेक्ट कर रही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी चीज़ पहली बार हो रही है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस लाइन का नाम याद रखना है, बैराबी सिरांग रेलवे लाइन। बैराबी सिरांग रेलवे लाइन मिजोरम की कैपिटल एजोल को पहली बार कनेक्ट कर रही है रेल से, रेल कनेक्टिविटी से। तो 3 न्यू एक्सप्रेस ट्रेन्स को वहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया भाई, 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन्स को वहाँ पर शुरू कर दिया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिला नॉर्थ ईस्ट में, और बूस्ट विकसित भारत 2047 विजन के साथ ये बात अलाइन होती है। और बॉर्डर स्टेट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। यहाँ पर जो याद रखने योग्य बात है, इस ट्रेन रेल की जो लाइन है बैराबी सिरांग रेलवे लाइन, ये आपको याद रखना है, किसको कनेक्ट कर रही है, एजोल जो मिजोरम की कैपिटल है। आगे चलते हैं गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप है उसमें चल रही है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। 14 सितंबर को ये मैच होना था और हैशटैग चलने लगे बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बॉयकॉट एशिया कप। अब ये किस लिए, क्योंकि पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो आपने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी होंगी, एक बंदे का सर कलम कर दिया, वैसा करके काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो उन फैमिलीज़ के जो
विक्टिम्स हैं उन्होंने इसे बॉयकॉट करने की डिमांड की और ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की। पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव है, अगर हम ये गेम खेल रहे हैं उनके साथ हमें खेलना ही नहीं चाहिए। और एक PIL फाइल की गई इस मैच को कैंसिल करवाने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को रिफ्यूज कर दिया। अब इसके पीछे क्या रीजन रह सकता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए ये दो देशों के आपसी रिलेशन का मुद्दा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से दखल नहीं देगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि ये काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि किस तरह हमें हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनके साथ हमें डील करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को हियर करने से मना कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया। मैच टू गो ऑन एज शेड्यूल, तो भाई मैच वैसे ही चलेगा जैसे था। अब देखो यहाँ पर सोचने लायक बात यह है, क्या स्पोर्ट्स को हमें पॉलिटिक्स और टूरिज्म से अलग रखना चाहिए? तो बिल्कुल ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। हम किसी के दुश्मन हैं, लेकिन उसके साथ कोई हम खेल खेल रहे हैं, वी आर स्पोर्ट्समैन। अगर उस टाइम हम उसके साथ किसी गेम में हैं तो उस टाइम हमें हमारी दुश्मनी को भूलना पड़ेगा और उस गेम के नियम के हिसाब से ऑनेस्टली उस गेम को हमें खेलना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है। नेपाल में जेन जी प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी जानते होंगे, करप्शन के लिए, और सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल पाई, इसलिए वहां पर जो नेपाल के जेन जी हैं, जेन जी मतलब जो यूथ है वहां का, वो उतर आए सड़कों पर। और जेन जी किसे कहा जाता है गाइज? 1997 से लेकर 2012 तक जो लोग पैदा हुए उन्हें कहा जाता है जेन जी, यानी आज के जो युवा पीढ़ी है वो उतर आई है सड़कों पर। और इससे क्या हुआ, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए। KP शर्मा ओली जी जो वहां के PM थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और अभी सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, यानी अभी कुछ टाइम तक वही शासन को संभालेंगे जब तक प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो जाते। तो आपको दो नाम याद रखने, KP शर्मा ओली जी जिन्होंने रिजाइन किया, ये काफी टाइम से सत्ता में बने हुए थे तो इनकी सत्ता को खाड़ फेंका जनता ने। और सुशीला खरकी का नाम आप याद रखेंगे, ये इंटरिम प्रेसिडेंट, क्योंकि एक फीमेल है तो अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एक फीमेल अभी नेपाल की जो पॉलिटिक्स है उसको संभालेंगे। तो ये मैटर क्यों करता है? नेपाल का इंडिया के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशन है। नेपाल और इंडिया को कहा जाता है रोटी बेटी का रिश्ता। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर वहाँ पर आएगी तो ये सीधी सी बात है, वहाँ के जो डिस्ट्रेस्ड लोग होंगे वो पलायन करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे इंडिया की तरफ और बॉर्डर पर डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस बन जाएंगे। इंडिया नेपाल बॉर्डर एक शांत बॉर्डर माना जाता है। जो लोग उत्तराखंड और बिहार यूपी में रहते हैं वो ऐसे ही आना जाना कर लेते हैं नेपाल के साथ, कोई खास वहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर ऐसी सिचुएशंस बनेंगी तो हो सकता है वहाँ पर भी हमें फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़े। चलिए आगे न्यूज़ पर। लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे गाइस, चाइना US ट्रेड की जो टेंशन चल रही है, चाइना और US की टेंशन बहुत लंबे टाइम से चल रही है। इसको लगभग पता नहीं कितने ही साल हो गए, 10 साल से ऊपर ही होने वाले होंगे इन बातों को। जो US के प्रेसिडेंट होते हैं वो कोशिश करते हैं चाइना को दबाने की, चाइना कोशिश करता है अपनी इकोनॉमिक पावर से US को डराने की। तो चाइना भाई फेमस है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए। चाइना में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं और सेमीकंडक्टर्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करना बड़ा मुश्किल होता है। इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती हैं जिन्हें IC चिप्स कहा जाता है वो भी बनती हैं चाइना में। तो चाइना ने क्या किया है, एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। जो USA से इंटीग्रेटेड चिप्स चाइना में डंप कर दी जाती थी, देखिए ये अमीर देश क्या करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी इनके काम की नहीं रहती तो वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं लाइक अफ्रीका और इंडिया में भी ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि इन कंट्रीज के पास हम हमारे वो प्रोडक्ट्स भेज दें जो हमारे देश में अब नहीं बिक रहे हैं। तो उन देशों का काम वो दिखाते तो ऐसा है कि हम रहम कर रहे हैं, महंगी चीज़ तुम्हें सस्ते में बेच रहे हैं, पर असल में वो वहाँ का डंप होता है, वहाँ का कचरा होता है और उसे लाकर हमारे जैसे देशों में वो डाल देते हैं। तो इस पर चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि पता लगाओ कहाँ से ये सब डंप आ रहा है। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कोई कंपनी है भाई, वहाँ से ऐसी चीज़ें पाई गई तो उसको रोकने की कोशिश की गई। चाइना US की टेंशन उससे
बढ़ गई और ग्लोबल चिप सप्लाई चेन्स पर इससे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएसए और चाइना में कुछ टेंशन हुई तो जैसे एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होती है चाइना में, तो हो सकता है इस एप्पल कंपनी को फ़र्क पड़े सप्लाई चेन्स के लिए। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं यूएसए के जो चाइना में अपना असेंबलिंग और हम अपने जो कच्चा माल है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ टेंशन बढ़ सकती हैं और सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। टीचर बनने का सपना ज़रूर होगा साकार, देखते रहिए सपने, करते रहिए मेहनत और इसी तरह हम इस फ्री कोर्स को चलाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।